नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की एक पुरानी पहेली आज हमारी कहानी से कैसे जुड़ सकती है? चलिए, आज हम शेक्सपियर के कुछ खोए हुए सालों को खंगालते हैं और क्या पता, इस कोशिश में हम अपने आज के कुछ खोए हुए पलों को भी ढूंढ निकालें। तो ये कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को भी चक्कर में डाल रखा है। सवाल ये है कि भाई शेक्सपियर 1585 से 1592 के बीच आखिर कर क्या रहे थे। इन सालों को द लॉस्ट ईयर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान का उनके जीवन का कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो हम भी बस इसी रहस्य को सुलझाने के लिए ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे थे कि तभी हमारे सामने एक बिल्कुल नई आज की पहेली आ खड़ी हुई। और वो पहेली थी ये पॉपअप। दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज। हम सबने इसे देखा है ना? ऐसा लगता है जैसे जानकारी के ठीक बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई हो। पर सवाल यह है कि इस सीधे साधे दिखने वाले बैनर के पीछे असल में छिपा क्या है? और बस यहीं से हमारी ये खोज एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेती है। हम शेक्सपियर के अतीत को पीछे छोड़कर अपने आज के डिजिटल दुनिया की एक दीवार से टकरा जाते हैं। देखिए, इस बैनर पर अलाउ ऑल पर क्लिक करना ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने डिवाइस पर 191 अलग अलग डिजिटल ट्रैकर्स को आने का न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, 191। अब जरा इन 191 कुकीज का हिसाब किताब देखिए। इनमें से सिर्फ 51 को जरूरी माना गया है, 41 हैं आंकड़ों के लिए, और सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 70 कुकीज वो पूरी तरह से मार्केटिंग के लिए हैं। चलिए जरा समझते हैं कि इन सबका असली मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले नेसेसरी यानी आवश्यक कुकीज से शुरू करते हैं। आखिर किसी वेबसाइट के लिए सच में आवश्यक होता क्या है? अच्छा, तो वेबसाइट खुद क्या कहती है? वो कहती है कि आवश्यक कुकीज पेज नेविगेशन और वेबसाइट के सिक्योर एरिया तक पहुंचने जैसे बेसिक काम करके वेबसाइट को इस्तेमाल के लायक बनाती हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा और ज़रूरी सा लगता है ना? लेकिन जब हम जरा अंदर झांकते हैं तो मामला थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। चलो, कुकी कंसेंट तो समझ आता है कि ये हमारी सहमति को याद रखता है, पर एक मिनट, एक इतिहास की वेबसाइट को स्ट्राइप और शॉपिफाई की कुकीज की क्या जरूरत पड़ गई? अरे, ये तो ऑनलाइन शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए होती हैं। मतलब इससे पता चलता है कि ये आवश्यक शब्द कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं उन दो कैटेगरीज पर जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को और भी ज्यादा गहराई से ट्रैक करती हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स और मार्केटिंग कुकीज। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। स्टैटिस्टिक्स कुकीज का काम क्या है? ये वेबसाइट मालिकों को ये समझने में मदद करती हैं कि लोग वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, और ये सब सपोजिडली गुमनाम तरीके से होता है। लेकिन दूसरी तरफ है मार्केटिंग कुकीज, जिनका एक ही मकसद है, अलग अलग वेबसाइटों पर लोगों को ट्रैक करना ताकि उन्हें विज्ञापन दिखाए जा सकें। मतलब एक तरफ गुमनाम एनालिसिस है और दूसरी तरफ पर्सनल निगरानी। एक उदाहरण देखते हैं, गूगल की गाग कुकी। इसका काम है गूगल एनालिटिक्स को हमारे डिवाइस और हमारे बर्ताव के बारे में डेटा भेजना। और सबसे ज़रूरी बात यह है, ये हमें अलग अलग डिवाइसों और मार्केटिंग चैनलों पर ट्रैक करता है। मतलब बात सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं रही, ये हमारे पूरे ऑनलाइन जीवन की जासूसी है। और यहीं से हम मार्केटिंग कुकीज की सबसे खास और थोड़ी डरावनी बात पर आते हैं। ये लाइन फिर से देखिए, मार्केटिंग कुकीज का उपयोग वेबसाइटों पर विजिटर्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यहां ये जो वेबसाइटों पर लिखा है ना, ये सब कुछ बदल देता है। जैसे कि मेटा की SBB कुकी। इसका काम है फेसबुक टू एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स देने में मदद करना। जब हम अलाउ पे क्लिक करते हैं तो हम अनजाने में एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए एड नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट पर हर जगह हमारा पीछा करता है। तो सवाल उठता है कि इस डेटा कलेक्शन में आखिर कौन कौन शामिल है? यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ हमारे और उस वेबसाइट के बीच की नहीं है। और ये नेटवर्क ये बहुत बड़ा है। एडोबी, गूगल, मेटा, पिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई, यूट्यूब। सोचिए, ये सारे बड़े बड़े नाम उस एक छोटे से क्लिक के पीछे छुपे हुए हैं। यही वो थर्ड पार्टी प्लेयर्स हैं जिनके पास हमारा डेटा जा रहा है। तो जब वो कहते हैं ना कि अक्रॉस वेबसाइट्स या वेबसाइटों पर, तो उनका असली मतलब यही होता है। हमारी सहमति सिर्फ उस एक वेबसाइट के लिए नहीं होती, वो इन सभी डोमेन पर लागू हो जाती है।
और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये देखें, ये उन असली डोमेन्स की लिस्ट है जिनके बीच हमारी सहमति शेयर की जाती है। shop.shakespeare.org.uk से लेकर tickets.shakespeare.org.uk तक। मतलब हमारी डिजिटल पहचान इन सभी वेबसाइटों पर एक साथ जोड़ दी जाती है, जिससे हमारी एक पूरी डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार होती है। और ये सब कुछ हमें वापस हमारी शुरुआती कहानी पर ले आता है, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। सवाल यह है कि असली खोए हुए साल किसके हैं? और यहीं पर आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ हैं शेक्सपियर के खोए हुए साल, एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जहां उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स वक्त के साथ कहीं गुम हो गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने खोए हुए साल हैं। एक ऐसा डिजिटल इतिहास जहां हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स को सैकड़ों कंपनियां बड़ी सावधानी से इकट्ठा कर रही हैं, उन्हें संभाल कर रख रही हैं, और अक्सर हमें इसकी खबर तक नहीं होती। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम सब शेक्सपियर की कहानी खोजने में लगे हैं, तो हमारी अपनी कहानी कौन लिख रहा है?